अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इन्वायरमेंट का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे हम अपना इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर लें। हमने प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स थे उसमें पहले 5 चैप्टर्स जो है इन्वायरमेंट के वो कंप्लीट किए थे। चैप्टर्स नहीं, बेसिकली एक मेजर टॉपिक्स थे जो जिनको चैप्टर्स की शक्ल देकर हमने स्टार्ट किया था। आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि ये थोड़े आसान टॉपिक्स हैं तो ये आज हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें इन्हें। तो आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, बेसिकली लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट कितनी है? हमारे पास लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो 4 होती हैं। 4 इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि माहौल, कि आप अपने इर्द गिर्द में माहौल में अपनी इन्वायरमेंट में नजर डालें तो आपको ऐसे समझे कि 4 किस्म की चीजें नजर आएंगी, जिसको लेयर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट है। वो क्या है? वो है एटमॉस्फेयर। पहली लेयर हमारे पास है एटमॉस्फेयर। दूसरी लेयर हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। तीसरी लेयर हमारे पास है बायोस्फीयर और चौथी लेयर हमारे पास है लिथोस्फीयर। आपके जो कोर्स है सारा का सारा जितना भी आपकी जनरल साइंस है उसमें आपकी 2 लेयर्स पढ़ाई गई हैं, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जबकि बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो है ये इसका कोई चैप्टर भी मौजूद नहीं है। बेसिकली ये सारी जो लेयर्स हैं ना, इनको हम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं इनका आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि एटमॉस्फेयर मतलब आपकी ज़मीन से ऊपर जितनी हवा है, फिजा है, ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। हाइड्रो हाइड्रो कहते हैं पानी को। जितनी भी माहौल में पानी वाली चीज़ें इसको हम हाइड्रोस्फीयर की लेयर में पढ़ते हैं। बायो कहते हैं लाइफ को। बायोस्फीयर मतलब ये जान मतलब ऐसी लेयर जिसमें मतलब आप किसी जानदार चीज के बारे में या ये उसको डिस्कस करें, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और लिथोस्फीयर जो है ये जमीन हो गई, जमीन की कंस्ट्रक्शन हो गई, जमीन की कितनी लेयर्स हैं, पत्थर हो गए, रॉक्स हो गई, ये सारी चीजें जो है ये जो है इनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। उमेर मैं आपको क्वेश्चन जो है एंड पे दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सारा लेक्चर पढ़ा लूँ, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आपसे आखिर में पूछूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये तो पढ़ेंगे। अच्छा, एटमॉस्फेयर बेसिकली किसे कहते हैं? ये आपकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें, ये डेफिनेशन लिख लें, नोट डाउन कर लें कि गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ, के आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसी लेयर के जो गैसेस पे मुश्तमिल हो उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, नीचे सारे लेयर्स के नाम लिखे होंगे, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर। आपको पता है आपने उसमें एटमॉस्फेयर करना है। एटमॉस्फेयर उसे कहते हैं कि आपकी ज़मीन के इर्द की जितनी भी लेयर है, देखें ज़मीन है हमारी गोल। अब आप उसकी जो गोलाई में ऐसे समझें कि ज़मीन की जो जहाँ से सतह शुरू हो रही है ये ज़मीन की, उससे ऊपर की जितनी भी लेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब आपके हवाई हवाई जहाज़ वगैरह उड़ रहे हैं, आप के परिंदे वगैरह भी हैं, ये सारी एटमॉस्फेयर में आती है, क्योंकि ये सारी गैसेस से मिलकर बनी है। इस कंपोजिशन एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या किन चीज़ों पे है? उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 8 की गैसेस होती हैं, तो वो इनर्ट गैसेस, मतलब उनका कोई इतना खास रोल नहीं होता। नोबल इसलिए क्योंकि वो कोई खास रिएक्टिव गैसेस नहीं होती। लेकिन इनकी परसेंटेज जो है ये याद करें, क्योंकि ये परसेंटेज एमसीक्यूज होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है। ये 78% है। ये हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस कितनी परसेंट है? वो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? वो 0.03% है। और नोबल गैस कितने परसेंट है? वो है 0.9%। ये एमसीक्यूज मेरे टाइम भी आया था और ये आता रहता है। ये हर आपका सिर्फ यहाँ भी नहीं आएगा, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। आप चाहे किसी टेस्ट में अपेयर हो, ये सवाल जरूर आता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का कितना ही फीसद हिस्सा है।
और हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस का कितना हिस्सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चार जो गैसेस हैं इनकी आप परसेंटेज याद कर ले। ये यहाँ नहीं, आपको हर टेस्ट में ये पूछी जाएगी। अच्छा, नाइट्रोजन गैस क्या है, इसकी हम कुछ खसूसियात पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन गैस ये कलरलेस, कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं है। अब देखिए हमें फिजा में नाइट्रोजन गैस नजर नहीं आ रही। इट इज ऑडोरलेस, इसका कोई वो भी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, इसका स्मेल भी नहीं है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। ऑडोर कहते हैं टेस्ट को, स्मेल को बल्कि, इसका कोई स्मेल भी नहीं है। इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्की है। और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय लिक्विफिकेशन प्रोसेस, लिक्विफिकेशन प्रोसेस, ये हवा अगर इसको हम हवा से हासिल करना चाहें कि हम नाइट्रोजन गैस को अलग, मतलब हमारी हवा में तो सारी गैसेस हैं ना, हम सिर्फ नाइट्रोजन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है लिक्विफिकेशन, उसके जरिए हम नाइट्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं हवा से। और ये इट डज नॉट बर्न, नॉट सपोर्ट बर्निंग, ये जलती भी नहीं है और ये मतलब जलने में मदद भी नहीं देती। अच्छा, इसके इस्तेमाल क्या है। लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो लिक्विड फॉर्म है ना, ये एज ए कूलेंट इस्तेमाल होती है। कूलेंट कहते हैं ऐसी चीज को जो किसी गर्म चीज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहां पर आपकी नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये इस्तेमाल होती है एज ए कूलेंट, उस टेम्परेचर या उस मशीन को ठंडा करने के लिए ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो। इसी तरह प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की सूरत में वो प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। और प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद वगैरह, और इनको जो पौधे हैं वो खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी गैस थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कलरलेस है और ओडोरलेस है। ओडोरलेस कहते हैं जिसकी कोई स्मेल ना हो। ऑक्सीजन कलरलेस, हमें नजर नहीं आती, ओडोरलेस, इसकी हमें स्मेल नहीं आती, एंड टेस्टलेस, और इसका कोई जायका भी नहीं है। अब देखें, हम इंसान ऑक्सीजन गैस जो है इसको इनहेल करते हैं, इसका अगर कोई जायका होता तो हमें इनहेल करते वक्त कुछ जायका महसूस होता, लेकिन हमें नॉर्मल रूटीन में कोई जायका महसूस नहीं हो रहा होता क्योंकि ये टेस्टलेस गैस है। इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर, ये हवा से थोड़ी भारी है। पीछे वाली स्लाइड देखें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो लाइटर देन एयर है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। और अगली लाइन में है ऑक्सीजन जो है ये हैवियर देन एयर है, इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर। ये भी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, ये भी हवा से हासिल होती है लिक्विफिकेशन प्रोसेस से। लेकिन नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती थी, जबकि ऑक्सीजन जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है। और ये सॉल्युबल इन वाटर देन एयर, सॉल्युबल कहते हैं हल होना, ये पानी में ज्यादा जल्दी हल होती है बनिस्बत हवा में। पानी पानी में अगर आप ऑक्सीजन को हल करना चाहें ना, तो ऑक्सीजन जो है पानी में बड़ी जल्दी सॉल्युबल है। एयर में इसका हल होना पानी की निस्बत थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। अब इसके फायदा क्या है कि लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पेस शटल, जो आपकी स्पेस शटल है ना, जो खला में मतलब जाने वाले आपकी शटलें होंगी, स्पेस शटल्स जो होंगी, उनका जो फ्यूल है, उनका जो ईंधन है वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेस शटल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी तीसरी गैस है हमारी एटमॉस्फेयर में, ये भी हमारे पास कलरलेस है और स्मेल इसकी नहीं है। इट इज स्लाइटली हैवियर देन एयर, ये भी हवा से भारी है। हवा से भारी कौन कौन सी है, ऑक्सीजन हवा से भारी है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, जबकि नाइट्रोजन हवा से लाइटर है। इट इज ऑब्टेन्ड, ये भी लिक्विफिकेशन प्रोसेस से ऑब्टेन्ड होती है। बेसिकली लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें ये सारी की सारी गैसेस जो है ये अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए हम हर गैस के फीचर्स में लिख रहे हैं कि ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस से ऑब्टेन्ड होती है। ये इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग, ना तो ये खुद गैस जलती है और ना ये बर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें मदद देती है। इसके फायदे क्या हैं कि आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ना,
ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो मतलब अक्सर बड़ी बिल्डिंग्स में और ऑफिसेज में जो है वो लगे होते हैं, आग बुझाने वाले आले, इनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन सा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारी जो बोतलें होती हैं, इनके अंदर कौन सी गैस होती है? जब आप बोतल का ढकना खोलें तो आपको महसूस होता है कि उसके अंदर से गैस जो है वो रिलीज हुई है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक जो है वो बनाते हैं, प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए, जब वो अपने खुराक जो है उसको बनाते हैं ना, तो उस टाइम भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में है हमें बताया गया है कि एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या पढ़ा था? लेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की लेयर्स कितनी है? हमारी इन्वायरमेंट की लेयर्स थी चार: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। उसमें हमने एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, अब हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। अब इस एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स हैं। इस एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, 5। इन 5 लेयर्स के नाम आपने याद लाजमी रखने हैं, और ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल ही आपका सारा एमसीक्यूज का पोर्शन इसमें मैंने फिट कर दिया। इसमें इस टेबल से यकीन माने आप, इतने एमसीक्यूज बनते हैं, इतने एमसीक्यूज बनते हैं ना, और ये हर दफा एग्जाम्स में भी आते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स है? आपको पता होना चाहिए 5 है। इन 5 के नाम आपने याद करने हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब नीचे टेबल पे आ जाएं। टेबल पे आप देखें, पहली पहली लेयर आप देखें ट्रोपोस्फेयर। इसकी रेंज देखें, ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? अर्थ की सरफेस, अर्थ जहां आपकी अर्थ जमीन की जो सरफेस है ना, जो मतलब हमारी जमीन है जहां पर आपके पांव लग रहे हैं, यहाँ से लेकर ऊपर आप चलते जाए आसमान की तरफ, तो 12 किलोमीटर की हदूद तक ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ये लेयर। इसके फीचर क्या है कि वेयर वी लिव इन, इस लेयर में हम रहते हैं। अगर आपका एमसीक्यूज आया कि इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ह्यूमंस लिव, तो आप क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर। आपकी दूसरी लेयर है जो 12 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो रही है, 50 किलोमीटर तक जा रही है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये बहुत एमसीक्यूज हर बार आता है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर, तो आप इसे कहेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक आपकी मीजोस्फेयर है, और इट इज द कोल्डेस्ट लेयर। कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर है। इन 5 लेयर्स में से सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर है। आपकी चौथी लेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 120 किलोमीटर तक जा रही है, और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। सबसे गर्म लेयर आपकी कौन सी है? थर्मोस्फेयर। थर्म, थर्म इंग्लिश का लफ्ज है, इसका मतलब ही यही है कि हीट, ऐसी लेयर के जिसमें हीट मौजूद हो, तो ये सबसे गर्म लेयर है। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर 5वीं लेयर है कि जो आपकी 120 किलोमीटर से अबव है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर आपकी सैटेलाइट्स, जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह है ना जो मौजूद हैं इस टाइम, वो आपकी एक्सोस्फेयर में मौजूद है। वो सैटेलाइट्स वहाँ आपकी रिवॉल्व कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम दूसरी लेयर पढ़ रहे हैं उसकी इन्वायरमेंट की, वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या कहते हैं, किस लेयर को कहते हैं? इट इंक्लूड्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ प्लेनेट। एटमॉस्फेयर सारी गैसेस थी, कि वो गैसेस जिन्होंने आपकी अर्थ को सराउंड किया हुआ है। और हाइड्रोस्फेयर स्फेयर क्या है कि वो तमाम पानी के जो आपकी प्लेनेट अर्थ पे मौजूद है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर की लेयर में स्टडी करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वाटर, मतलब पूरी दुनिया का जो पानी है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि आपके पास ओशियनिक वाटर, मतलब ओशन, ओशन कहते हैं, ये आपके पास जो ओशन है, इनका जो पानी है वो पूरे दुनिया में जितने पानी मौजूद है उसमें से 97% पानी आपका इन ओशंस में है। और बाकी जो लेक्स हो गई, ये रिवर्स हो गए, और बाकी सारी चीजें हो गई, पॉन्ड्स हो गए, और ये नदी नाले, और ये जो चीजें, इनका जो पानी है वो पूरी दुनिया में आपका सिर्फ 3% है। ये एमसीक्यूज है कि ओशियनिक वाटर जो है ग्लोबल वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कितना परसेंट है, तो ये 97% आपका पानी जो है ये ओशन में मौजूद है, और फ्रेश वाटर जो आपका है वो सिर्फ 3% है।
अच्छा, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 लेयर्स, हमने लेयर्स पढ़ ली। लेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को डिटेल से पढ़ा, जबकि हमें पता था कि इन्वायरमेंट की 4 लेयर्स है, बाकी 2 लेयर्स आपके कोर्स में नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 आपका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब माहौलियाती आलूदगी, ये बड़ा आसान चैप्टर है, ये बड़ी मजे से इसको हम पढ़ते जाएंगे। भाई पोल्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट इज मींट बाय पोल्यूशन? एनी अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट that affects the environment and disturbs the ecosystem। कि एनी अनवांटेड, वांटेड वो चीज जो हम चाहते हैं, अनवांटेड वो जो हम नहीं चाहते, ऐसी वो चीज के जिसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, जो हमारी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स है, वो तब्दीली जब माहौल में हो जाती है ना, इन्वायरमेंट में, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, एनी अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, जो उस माहौल को मुतासिर करती है और डिस्टर्ब, और हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है, उसको पोल्यूशन कहते हैं। हमारे पास पोल्यूशन की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एयर पोल्यूशन, वो पोल्यूशन के जो आपकी हवा में मौजूद होती है। दूसरी पानी में पोल्यूशन है, और तीसरी लैंड की पोल्यूशन है। पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? पोल्यूटेंट्स एनीथिंग, हर वो चीज के जो पोल्यूशन को कॉज कर रही है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। हर वो चीज, एनीथिंग विच कॉजेज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कॉज कर रही है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। ये पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं? ये 2 हैं, एक है मैन मेड पोल्यूटेंट्स और दूसरे हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स। मैन मेड वो कि जो पोल्यूटेंट्स इंसान इस माहौल में फेंक रहा है, या उसका इंसान की वजह से इस माहौल में आ रहे हैं और आलूदगी फैल रही है, उन पोल्यूटेंट्स को मैन मेड पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और दूसरे नेचुरल, जो कुदरती तौर पे माहौल में मतलब है कि आलूदगी पैदा कर रहे हैं। मैन मेड कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर बर्निंग ऑफ कोल, आपने कोयले को जलाया, उसका धुआं जो है वो हवा में गया, ये आपने कोयले को जलाया है। और स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज, ये जो फैक्ट्रियां हैं, इनका जो धुआं है ये निकला। इस तरह गाड़ियों का जो धुआं है वो। नेचुरल पोल्यूटेंट्स में आपके पास क्या आ जाता है? वोल्केनिक eruption, मतलब है कि एक पहाड़ आतिशफिशां, जो कहते हैं आतिशफिशां फट गई है और वो लावा जो है वो आ गया है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आप ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है, वो एक नेचुरल चीज है। और दूसरी रॉटिंग ऑफ वेजिटेशन, मतलब पौधे वगैरह, ये जो सब्जियां वगैरह होती हैं, ये खुद ब खुद गल सड़ के मतलब माहौल में आलूदगी फैला रही हैं। तो ये एक नेचुरल चीज है, वो खुद ब खुद, मतलब है कि वो सब्जी पड़ी रहेगी तो खुद ब खुद खराब होती जाएगी, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। हाँ, आप जो आप चीजें कर रहे हैं वो आपकी मैन मेड पोल्यूटेंट्स में आती हैं। सम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, कि हवा में मौजूद कौन कौन से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सोर्सेस कहते हैं कि ये कहाँ से पैदा होता है और इफेक्ट्स की, इसका असर क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी हवा में एक मेजर पोल्यूटेंट है। ये कहाँ से पैदा होता है? ये या वॉल्केनिक eruption से होता है कि आपका लावा फटे तब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हवा में रिलीज होती है, या कंबस्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, मतलब पेट्रोल की या कोयले के जलने से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये हवा में जाती है, और ये एक बड़ा मेजर एयर पोल्यूटेंट है। इसके इफेक्ट क्या है? ये लंग कैंसर कॉज करती है, रेस्पिरेटरी फेलियर, आपके सांस का जो सिस्टम है वो उसको अफेक्ट करती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब आपके दिल की बीमारियों का सबब बनती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, नमूनिया और अस्थमा इससे होता है। और इट डिस्ट्रॉयज क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है उसको तबाह करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का जो इफेक्ट वो है प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है। दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किस तरह होती है? कि ये आपका जब कोल एंड ऑयल बर्न एट हाई टेम्परेचर, जब आप बहुत ही ज्यादा तेज टेम्परेचर पे, बड़े हाई टेम्परेचर पे आप कोयले को या ऑयल को बर्न करते हैं, तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस टाइम रिलीज होती है। और वल्केनिक eruption से भी ये रिलीज होती है। ये आपके लंग्स की इश्यूज को जो है कॉज करती है, आपका हार्ट भी इससे मतलब है कि फेलियर के चांसेस होते हैं, और आपको सांस लेने भी मसला होता है। फीचर्स इसके क्या है? फीचर्स ब्राउन हेज कलर, मतलब है कि इसका कलर जो है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में चली जाए ना,
तो आपको ब्राउन का किस्म का हेज कलर जो है वो आपको दिखाई देगा, अगर जिस इलाके में ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाए। अच्छा, तीसरी हमारे पास पोल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पैदा होती है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, मतलब ऐसी कंबशन या ऐसा प्रोसेस के जिसमें मतलब कोयला और पेट्रोलियम जो है उसकी कंप्लीट कंबशन ना हो, बल्कि एक इनकम्प्लीट प्रोसेस हो, उसके ज़रिए जो गैस रिलीज़ होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है कि इनकम्प्लीट कंबशन कॉजेज़ नीचे लिखा होता है या रिलीजेस नीचे लिखा होता है, सारी ऑप्शन लिखे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपने वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पे टिक करना है। इसका इफेक्ट क्या है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये भी हार्ट की डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह इसकी जो तीसरा पॉइंट है इफेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। इंसान के जिस्म में हेमोग्लोबिन एक चीज है, वो क्या करती है कि ऑक्सीजन आपके जिस्म में मतलब है कि कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन जो आपके जिस्म में मौजूद है ना, एचबी, ये आपका ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जब जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका इफेक्ट आप पे ये पड़ता है, आप इंसानों पे, कि ये उस हेमोग्लोबिन जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है ना, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके कि इनकम्प्लीट कंबस्शन causes कार्बन मोनोऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके अलावा नीचे आपके पास ये वेरी पॉइजनस गैस भी है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस है, जहरीली भी है। अच्छा, इसके बाद चौथी जो आपके पास चीज है एयर पोल्यूटेंट, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसीज। सीएफसीज कैसे या कहते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स कि जिसमें सीएफसी तीनों नाम है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने हुए हों, उन कंपाउंड्स को सीएफसीज कहते हैं। तो ये जब हवा में जाते हैं तो ये भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं? ये बेसिकली आप लोगों के स्प्रेज जो होते हैं, एयर फ्रेशनर वगैरह ये हो गए, इनमें मौजूद होते हैं। और दूसरा आपके जो फ्रिज वगैरह, फ्रिज हो गया, आपके एयर कंडीशनर हो गया, इसमें जो कूलिंग एजेंट है ना, ये आपके सीएफसीज होते हैं, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में कूलिंग एजेंट का काम करते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज है कि कौन कौन से मतलब इनमें से कौन सा कूलिंग एजेंट है आपके एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में। तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने उसमें सीएफसी पे टिक करना है। अच्छा, यही और ये आपका सीएफसी जो है आपकी ओज़ोन लेयर की डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा किरदार जो अदा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो सीएफसी कर रहा है। इस पूरी की पूरी ये जो सीएफसी की स्लाइड है ना, ये इसमें आप देखें, इसके सारे पॉइंट सारे एमसीक्यूज हैं। आप देखेंगे कि वो पूछेगा कि स्किन का कैंसर जो है, इंसान की जो स्किन कैंसर है उसका सबसे मेजर किस किस वजह से इंसान की स्किन कैंसर होती है, तो वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके ऑप्शन में लिखा होगा। या आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन जो है वो कौन सा पोल्यूटेंट करता है, तो आप उसका भी लिखेंगे कि वो भी सीएफसीज करते हैं। तीसरा लिखा होगा कि ये क्या कहते हैं अपना कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में कौन सा है, वो भी सीएफसीज है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सीएफसीज किसे कहते हैं, तो वो है कि वो कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स मौजूद हो। तो ये पूरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की आपकी जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इस एयर पोल्यूशन का हवा हमारे इन्वायरमेंट में क्या-क्या इफेक्ट है। हमारी इन्वायरमेंट पे बेसिकली एयर पोल्यूशन के 4 किस्म के इफेक्ट हैं। एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक है ग्लोबल वार्मिंग, एक है एसिड रेन और एक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये हर टॉपिक एक अलग-अलग टॉपिक है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। ये जितने भी आपके लिखे हुए हैं ना ये इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या एसिड रेन है या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, पहला पहला हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ये आपकी किताब में एक पूरा पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंटर द अर्थ, a part of it is absorbed by the earth and the rest are reflected back to the atmosphere. Some gases present in the atmosphere, for example, carbon dioxide, methane, oxides of nitrogen, water vapors, trap a part of the heat reflected by the earth, causing an increase in the atmospheric temperature. This atmospheric effect is known as greenhouse effect. The gases involved in greenhouse effect are called greenhouse gases. बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस पूरी डेफिनेशन का मतलब इस स्लाइड में है। वो ये है कि सूरज से जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी जमीन की तरफ आती हैं, तो कुछ रेडिएशंस जो है वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है अपने आप को, मतलब अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और कुछ रेडिएशन जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करके वो वापस एटमॉस्फेयर में खला की तरफ भेज देती है। लेकिन क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में जब ये पोल्यूटेंट, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब ये मौजूद होते हैं ना, तो ये उस जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, उसको ये एक किस्म का ट्रैप कर लेते हैं। ये उसको हमारी एटमॉस्फेयर से निकलने नहीं देती उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी उस एटमॉस्फेयर में अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बाहर निकल नहीं सकती, वो फंस गई हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो वो हमारी उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जब आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आए जमीन पे, जमीन जमीन कुछ एब्जॉर्ब कर ले, बाकियों को रिफ्लेक्ट बैक करके जब वापस भेजना लगे, तो हवा में जो मौजूद आपके एटमॉस्फेरिक ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, तो ये उसको रोक लें, और जिसकी वजह से आपकी एटमॉस्फेयर, आपकी फिजा का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो इस पूरे इफेक्ट को आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। यही वजह है कि आजकल हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप देखें कि गर्मियों में गर्मी जो है वो हद से बढ़ती जा रही है। जो पहले ज़माने में, मतलब हमारे जो वालिदैन वगैरह हैं, वो कहते हैं कि हमारे टाइम इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आजकल है। उसकी वजह यही है क्योंकि आजकल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो जब सूरज की रेडिएशंस आती हैं गर्मियों में, तो वो फिर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा हमारे पास जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि राइज, ये इसकी डेफिनेशन है, बस ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग की, कि राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की, अर्थ जमीन की जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना। राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, यही एमसीक्यूज होता है, राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, नीचे लिखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, कोई और दो ऑप्शन होंगे, तो आपने वहां ग्लोबल वार्मिंग करना है। नीचे दूसरी लाइन है कि अर्थ इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर डे बाय डे ड्यू टू एयर पोल्यूशन। इसको मैंने आपको पहले जैसे एक्सप्लेन किया कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जमीन जो है वो दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। अच्छा, एसिड रेन। एसिड रेन हमारे पास अब तीसरी किस्म है। एसिड कहते हैं तेजाब को, और रेन कहते हैं बारिश को। ऐसी बारिश के जो तेजाबी हो, रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। अब तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? आप देखें कि आप को डायग्राम में नजर आ रहा है कि फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां जो है वो पेट्रोलियम और इनकी कंबशन से ना आपकी एटमॉस्फेयर में ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स जो है वो सेंड कर रही है। अब ये पोल्यूटेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब इन पोल्यूटेंट्स की वजह से जब जब कभी भी कोई बारिश होगी ना, तो उस बारिश का पानी जो है वो हवा से गुजर कर आएगा। जब वो पानी हवा से गुजर कर आएगा और आपके इन पे लगेगा, जो पोल्यूटेंट्स हैं, जब आप वो पानी इन पोल्यूटेंट्स पे लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली, पानी का फार्मूला है H2O। तो H2O जब NO CO2 के साथ मिलेगा, NO2 के साथ मिलेगा, SO2 के साथ मिलेगा, तो खुद ब खुद जब पानी इन SO2 के साथ मिलता है ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसी तरह HNO2 के साथ मिलता है तो एक और एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनते हैं, फिर इनके नाइट्रिक एसिड बनते हैं, ये जो अपने इनके एसिड्स हैं।
लेकिन वो असल में इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, पहले तो क्या होता था कि बारिश होती थी तो वही पानी आता था, अब क्या है बारिश हो रही है लेकिन आपकी हवा में मौजूद जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके साथ उस पानी का रिएक्शन होता है, वो एसिड बन जाता है। H2SO4 है, एक तेजाब है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे समझो कि वो तेजाब आपकी जमीन पे गिर रहा है, इसलिए इस रेन को एसिड रेन कहते हैं। इट किल्स एक्वेटिक लाइफ, ये आपकी जो समंदर में मौजूद जो जिंदगी है उसको भी तबाह करता है, आपके पौधे पत्तों को भी खराब करता है। यहाँ तीसरा पॉइंट नीचे है ना, इस पे लिखा हुआ है कि इट काजेज स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्टोन कैंसर से क्या मुराद है। स्टोन कैंसर कहते हैं कि जब आपकी तेजाबी बारिश, एसिड रेन जो है आपकी आपकी बिल्डिंग्स के पत्थरों के ऊपर या बिल्डिंग्स पर जब गिरती है तो उनकी वजह से आपके जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये उनके क्या कहते हैं पत्थर वगैरह जब खराब हो जाते हैं, डैमेज कॉज्ड ड्यू टू एसिड रेन टू स्टोन्स, उन पत्थरों पे जो बिल्डिंग्स के बनने में इस्तेमाल होते हैं, तो इसको स्टोन कैंसर कहते हैं, इस फिनोमिना को। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन भाई किसे कहते हैं? ओजोन डिप्लीशन जो है, अच्छा इस पे अभी क्योंकि मेरे पास अब टाइम जो है वो सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं, और ये ओजोन डिप्लीशन मैं अब अगर आपको समझाऊं, चाहे समझा देता हूँ 3-4 मिनट में, इसको 2 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन लेयर एक हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, कि डिप्लीशन कहते हैं उसमें कमी होना, कम होना। पहले हम समझते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन एक गैस है कि जो 3 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बनी है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है O3 है। एमसीक्यूज है ये आपका कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन गैस, इट इज O3। ओजोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि स्मॉल ओडोर, स्ट्रॉन्ग ओडोर। स्ट्रॉन्ग कहते हैं तेज, ओडोर अभी मैंने आपको बताया था कि स्मेल, ऐसी गैस का जिसका इसका स्मेल जो है वो बहुत तेज है, इसलिए इसको ग्रीक वर्ड में, इस ग्रीक वर्ड में ओजोन का मत ओजोन है, इसका ग्रीक ये ग्रीक वर्ड है ओजोन। इसका इंग्लिश में मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग ओडोर, कि ऐसी चीज के जिसकी बहुत तेज स्मेल हो। तो ओजोन लेयर जो है ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है और इसका स्मेल जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। ये कहाँ प्रेजेंट है? पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसका एडवांटेज क्या है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आती हैं और जमीन से टकराती हैं। अब जमीन तक आने तक तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन जब ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट होती है तो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, इनको जमीन तक आने भी नहीं देती। वो सिर्फ हीट को ले आती है जमीन तक आने की, मतलब आने में मदद देती है, जो फिर जमीन जो है इसको इस्तेमाल करके वार्म अपने मतलब वो एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। जब ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो वो सारी जितनी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है ना, ये आपकी जमीन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये ओजोन कैसे एटमॉस्फेयर में बनती है, इसका एक प्रोसेस है, इसके 2 स्टेप्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपकी सूरज की, ये मतलब है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास O3 कैसे बनती है, गैस O3। O3 आपके पास ऐसे बनती है कि जब आपकी सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में मौजूद है O2, जब सूरज की रोशनी O2 एटम्स के साथ हिट करती है तो उससे क्या होता है कि O2 एटम्स ब्रेक हो जाते हैं। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो गए, अब एक O अलग हो गया, दूसरा O अलग हो गया। अब ये जो अलग एक O हो गया ना, ये फिर दोबारा जो उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एटम है O2, ये जो अब O अलग हो गया, ये O2 के साथ जब मिलेगा तो ये O3 बन जाती है। इन 2 स्टेप्स में ये आपकी ओजोन लेयर जो है क्या कहते हैं ओजोन गैस जो है ये बनती है। ओजोन डिप्लेशन, अब कहते हैं ओजोन डिप्लेशन भाई किसे कहते हैं? ओजोन डिप्लेशन कहते हैं थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर। आपकी एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है ना, जो सेकंड लेयर में पड़ी है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो हमारी एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, ये जो मौजूद है, इसकी जो थिकनिंग है, मतलब ये दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CFCs। CFCs की वजह से आपके पास ये ओजोन लेयर जो है वो दिन ब दिन थिक होती जा रही है। अब ये आप इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपकी ओजोन लेयर जो है
वो जहाँ पर खराब मतलब कुछ जगहों पे होगी आपकी ख़राब हो रही है, और ओजोन जहाँ पर ख़राब हो रही है और वो कोई रेडिएशंस जो हैं आपकी वहाँ से अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी एस्केप करके आपकी ज़मीन की तरफ आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक क्लोरीन, ये जो सीएफसीज है ना, सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं ना। इस सीएफसी में जो एक क्लोरीन का एटम है ना, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय अप टू 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है। फॉरेस्टेशन कैसे किसे कहते हैं कि जंगलात को लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलात को तबाह करना। डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन यूज। हम इंसान अपने इस्तेमाल के लिए जंगलात को रोज बर रोज काट रहे हैं, इस चीज को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जानवर भी मर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, और जो बारिशें हैं वो भी कम हो रही हैं। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज है। अ, अच्छा, अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और एक्सरसाइज आपकी आ गई है। इस तरह करें कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप मुझे ग्रुप में पूछें, मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा लूँ यहाँ पे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, मीथेन CH4 इसका फार्मूला होता है। मीथेन में क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन और ये सारी चीजें भी है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें आपके पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? वो गैसेस के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं। इसी तरह आपका मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सीएफसीज की वजह से आपकी बढ़ रही है। अच्छा, द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, के जो ग्लोबल वार्मिंग काज नहीं करता वो क्या है? सीएफसी भी काज करते हैं, ग्रीन हाउस भी काज करते हैं, ओजोन डिप्लेशन भी है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपका काज नहीं करता। इसी तरह आपका चौथा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन रीच द अर्थ कॉज स्किन कैंसर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर बार आता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से जो है वो स्किन कैंसर काज करती हैं। और इसके अलावा जो सोर्स ऑफ ऑल पोल्यूटेंट्स इज व्हीकल एक्सेप्ट, इनमें से सारी चीजें जो हैं वो उनका सोर्स कौन है? गाड़ियां हैं, सिवाय किसके? सीएफसीज के। सीएफसीज का सोर्स जो है वो गाड़ियां नहीं है, वो स्प्रेज हैं और वो एयर कंडीशनर वो हैं, एयर पोल्यूटेंट है। अच्छा, आपका जो ये चैप्टर है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये अब पूरा एरिया ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इन इससे रिलेटेड आज के जो लेक्चर से रिलेटेड आपके